दोस्तों, जब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं उसके बाद से सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे मीम्स की एक बाढ़ आ गई है। और आप मेरे पीछे कई सारे ऐसे मीम्स देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मीम्स आए और इन सभी मीम्स में देखा यह गया कि नीतीश कुमार जो है वो सेंट्रल फिगर रहे। यहां भी आप देख सकते हैं सेंट्रल फिगर, बीच में इधर भी सेंट्रल फिगर, यहां भी लिखा हुआ है नीतीश सबके हैं। तो भाई क्या चल रहा है, ये सब किसकी सरकार बनने वाली है? अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के घर पे मीटिंग चल रही है कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, राइट। और अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हुए थे, वहां से वो लखनऊ वापस जा रहे हैं। और इसके अलावा अपडेट ये है कि भाई एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं, जो जीते हैं इस बार, उनमें से कुछ सांसद का कनेक्शन इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ भी चल रहा है। तो भाई चल क्या रहा है, व्हाट इज कुकिंग, सरकार किसकी बनेगी ये क्लियर नहीं हो रहा है अभी तक, है ना। बट हाँ, कुछ टाइम में, कुछ घंटों में ये बात काफी क्लियर होने लग जाएगी और मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। देखिए, वैसे तो मोटे मोटे रूप से ये बात समझ में आ रही है कि एनडीए को तीसरी बार मेजॉरिटी मिल चुकी है ना, और मोदी लेड गवर्नमेंट फिर से बनने की तैयारी यहां पर हो रही है। और ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि भाई 8 तारीख को, 8 जून को मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जी, वो फिर से शपथ ले सकते हैं, ठीक है, एज प्राइम मिनिस्टर। तो पूरा थोड़ा एनालिसिस करेंगे और क्या समीकरण है, क्या इक्वेशन बैठ सकती है, ये यहां पर समझेंगे। तो ये मीम्स आप यहां पर देख ही रहे हैं, इलेक्शन आप लोग लड़िए, सरकार हम डिसाइड करेंगे। तो बस थोड़ा समझाना चाहता हूं यहां पर कि चल क्या रहा है। चलिए, तो सबसे बड़ी चीज कि अभी एक यहां पर ये एक फोटो काफी वायरल हुई, रेडिट पे भी देखा मैंने, ये रेडिट पे काफी फोटो वायरल हुई है। और फिर उसके बाद इस फोटो को न्यूज रिपोर्ट्स, न्यूज चैनल्स ने भी काफी रिपोर्ट किया। आगे देखिए फ्लाइट में, इधर आप देखिए कि यहां पर नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, पीछे तेजस्वी यादव जी दिख रहे हैं। तो दोनों ही एक फ्लाइट में जा रहे हैं, जबकि चीज ये है कि दोनों का कहना यह है कि हम अलग, मतलब हम एनडीए की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हमारा, इनका कहना यह है कि हम इंडिया की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तो दोनों ही एक फ्लाइट में हैं, बट कहना यह है कि हम अलग अलग जगह, अलग अलग ब्लॉक्स की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही एक बड़ा कोइंसिडेंस है, बट क्या ये कोइंसिडेंस सच में है? तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, किधर, मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी भी क्लियर नहीं है। क्योंकि यहां पर जो नीतीश कुमार जी हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, ये डेफिनेट सी बात है कि अपनी डिमांड यहां पर रखने ही वाले हैं। अब ये क्या डिमांड रखेंगे, है ना, और क्या इनकी डिमांड्स होंगी, कितनी एक्सेप्ट होंगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पता चलेगा। लेकिन हम लोग यहां थोड़ा समझते हैं कि कैसे यहां पर ये चीजें आई हैं। जरा देखिए, ये आप देख रहे हो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूं। जो आप ऑरेंज वाला पोर्शन देख रहे हो, ऑफकोर्स ये बीजेपी का है, और बीजेपी को जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं, है ना, 240 के अप्रॉक्स लगभग ये सीट्स जो हैं वो बीजेपी को मिली हैं। फिर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस निकल के आई है, जिसको ब्लू से डिनोट किया गया है, जिसके पास लगभग 99 सीट्स है। मैं थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। फिर आप जो देख रहे हो कि समाजवादी पार्टी है, और फिर आगे बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनको अलग अलग यहां पर नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं। तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई है वो बीजेपी निकल के आई है। बीजेपी को अकेले 240 वोट मिले हैं। और जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन, है ना, INDI, और ऑब्वियसली ए फॉर अलायंस, ठीक है। तो जो इंडी गठबंधन है, इसको सब मिला के, इसमें जितनी भी पार्टीज थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां पर आम आदमी पार्टी, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी, यहां पर तृणमूल कांग्रेस, तो ये सब मिला के इनको टोटल जो सीट मिली है इंडिया अलायंस को वो 234, 235 अप्रोक्सीमेटली ऐसे मिली है, कहीं कहीं 239। बहुत एग्जैक्ट डेटा मैं आपको भी यहां पर देख के बता देता हूं इलेक्शन कमीशन ने क्या बताया। देखिए, अब इस वाले को थोड़ा समझ लेते हैं कि यहां पर क्या समीकरण बैठ सकता है। आप ये देखोगे जो एनडीए है, यानी कि जो अलायंस है जिसमें बीजेपी है, मेजर लार्जेस्ट पार्टी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो बीजेपी को 240 सीट्स मिली हुई हैं। लेकिन अकेले उसने जो जादुई आंकड़ा है ना वो क्रॉस नहीं किया है। अब जादुई आंकड़ा क्रॉस करने के लिए आपको 272 सीट चाहिए। मैंने कल आपको एक वीडियो बना के दिया था सरकार कैसे फॉर्म होती है। देखो, मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई देखो, पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं। अगर आपको ये जादू, इसका 50% कितना होगा, वो होता है आपका 272, ठीक है। आपको ये नंबर चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहां पर आपको कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिख रही है जिसके पास अकेले इतने नंबर यहां पर आए हो। लेकिन जो लार्जेस्ट पार्टी है वो कौन सी है, वो बीजेपी है, ठीक है। अब ट्रेंड ये जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो
जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके लीडर को कॉल करेगा और उसको ऑफर करेगा, इनवाइट करेगा कि आप यहां पर सरकार बनाइए। तो यहां पर जब मोदी सरकार, जब यहां पर नरेंद्र मोदी जी जब जाएंगे और अपना क्लेम रखेंगे सरकार बनाने के लिए, तो डेफिनेट सी बात है कि इस बार बीजेपी को दूसरे पार्टीज यानी अपने एलाइज की यहां पर मदद लेनी पड़ेगी। अब बीजेपी के एलाइज कौन रहे हैं, देखो ऐसा कहीं लिखा पढ़ी भी नहीं है कि ये बीजेपी के एलाइज हैं। ये क्या होता है कि ये बस चीज है, बस चलती है कि हाँ ठीक है, एक दूसरे से बात कर ली, साठगांठ हो गई कि हम आपके साथ हैं। तो यहां पर एक तो आप देख रहे हो जनता दल यूनाइटेड, जिसको मिले हैं यहां पर 12 सीटें, ठीक है, यानी कि नीतीश कुमार जी वाली बात हो रही है यहां पर। और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, जिसको मिले हैं यहां पर 16 सीट। तो आप ये समझिए कि अगर टोटल एनडीए को 292 सीट्स मिली हैं, आप समझना जरा बात को, तो भाई अगर बीजेपी को ये जादुई आंकड़ा छूना है 272 का, तो उसके पास लगभग 32 सीटों का फासला है। 32 सीट्स उसको और चाहिए, है ना, तब जाके वो ये जो नंबर्स है ना, 32 सीट्स और मिलेंगी, तब जाके ये नंबर उसको मिलेगा, यानी कि तब नेक टू नेक सरकार बन पाएगी। तो अगर बीजेपी सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को जोड़ती है तो भी 240 और 12 होता है 252, यानी कि सरकार अभी भी नहीं बन रही। सिर्फ अगर बीजेपी तेलुगु देशम पार्टी को जोड़ती है टीडीपी, तो भी 240 और 16 यानी कि 256, यानी कि अभी भी सरकार नहीं बन रही। इसका मतलब अगर दोनों को भी ऐड कर देंगे तो होता है 28, यानी इसके बाद भी बीजेपी जो है वो 240 और 28 यहां पर ऐड करेंगे तो भी ये होता है 268। अभी भी सरकार यहां पर नहीं बन रही है। इसका मतलब अब यहां पर बीजेपी को चाहिए होंगे कुछ अदर्स भी, तो यहां से कुछ लोग लाए जाएंगे, तब जाके ये 272 का आंकड़ा यहां पर आएगा। और ऑब्वियसली बात है कि यहां पर कुछ कोशिश ये करी जाती है कि इससे हम थोड़ा ऊपर ही जाएं, है ना, तभी जाके हम थोड़ा सेफ होंगे। कल को कोई हमारी पार्टी का अलायंस तोड़ दे, एनडीए को छोड़ के जा रहा है, तो सपोर्ट बैक हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि हमारे नंबर्स 272 से नीचे हो जाएं। तो बेसिकली यहां समझ में यह आ रहा है कि भाई एनडीए की सरकार जो बनेगी, इसमें भी अभी काफी कुछ देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि देखिए बीजेपी अकेले सरकार तो बना ही रही है। अब मेन रोल किसका है यहां पर? नीतीश कुमार का है। मेन रोल यहां पर किसका है? चंद्रबाबू नायडू का है। अब ये दो जो प्लेयर्स हैं ना, ये मीम्स क्यों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, यहां पर ऐसे वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो दो प्लेयर्स हैं ये अब यहां पर अपनी नेगोशिएशंस करने को तैयार होंगे। वैसे इन्होंने ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कई जगह, ये बोला है कि भाई हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम इस वक्त बीजेपी के साथ हैं और हम बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि पहले क्या था कि भाई आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी, अगर ये क्लियर मेजॉरिटी आती बीजेपी के पास, तो नीतीश कुमार जी का इतना रोल नहीं था, है ना। लेकिन अब इनका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना भी सरकार बन नहीं रही है। तो यहां पर हो सकता हो ये डिमांड करेंगे कि हमको कुछ मंत्रालय दीजिए। पिछली बार आप देखोगे तो उनको मंत्रालय उतने नहीं मिले थे, तो ये अपने ज्यादा मंत्रालय की डिमांड करेंगे कि हमको मिनिस्ट्रीज दीजिए, हमको मिनिस्टर बनाइए, है ना, मंत्री बनाइए। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू डिमांड करेंगे कि हमको भी मंत्री बनाइए, हमारे भी लोगों को मंत्री बनाइए। भाई यहाँ पर 16 सीटें हैं ना, इनके भी 16 सांसद हैं, इनके भी तो यहाँ पर 12 सांसद हैं, तो ये लोग भी यहाँ पर अपने अपने सांसदों को यहाँ पर मंत्री बनाने की यहाँ डिमांड रखेंगे बीजेपी से। अब देखना यह है कि इनमें से कितने लोग हैं, कितने लोगों की डिमांड बीजेपी यहाँ पर मान पाती है। और एक बार सुन लीजिए, अगर यहाँ पर इन दोनों की डिमांड्स को मान भी लिएगा पूरी तरह से, तो भी आप देखिए कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो 268 तक पहुंच रही है, अभी भी वो जादुई आंकड़ा नहीं छुआ। तो यहां पर डेफिनेट सी बात है कि अदर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट यहां रोल होने वाला है, क्योंकि देखिए इनके भी यहां पर बिना सपोर्ट से ये चीज आंकड़ा नहीं छू रहे हैं। तो भाई इस सिनारियो में जो होती है ना अंदर की बातें, वो होती है हॉर्स ट्रेडिंग, है ना। यहां पर खूब खरीद फरोख्त होती है लोगों की, ये सब चीजें होती है विच इज जो कि आप ओपन प्लेटफॉर्म में कभी बोलते नहीं है, कहीं बताते नहीं है कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन अंदर अंदर ऐसा कुछ ऐसा चीजें चलने लगती हैं, राइट। तो ये तो हो गई कहानी एनडीए की। लेकिन बात ये है कि क्या यहां पर अभी क्या ये चांसेस हैं कि इंडिया अलायंस भी यहां सरकार बना सकती है क्या? देखिए ऑब्वियसली बात है, यहां पर कल जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब उनसे पूछा गया कि आप सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा देखिए पहले हमें अपने अलायंस पार्टनर से बात कर लेने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ बताएंगे। हम यहां पर अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। बट द थिंग इज कि भाई इनके पास भी तो 234 सीट हैं यहां पर, है ना। अब बीजेपी के पास भी 240 सीट हैं, लेकिन थिंग इज कि भाई ये ऑलरेडी एक कोलिशन है, ये ऑलरेडी कई सारे पार्टीज का एक कोलिशन है, जिसमें आपको कांग्रेस मिलेगा, समाजवादी पार्टी मिलेगी, जिसमें आपको तृणमूल कांग्रेस मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये ऑलरेडी कोलिशन है। अब होता क्या है कोलिशन में, से मान लीजिए जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जो है वो डिमांड रखते हैं। अब नीतीश कुमार हमेशा आंख दिखा सकते हैं, होता ही यही है कि भाई 240 सीटें बीजेपी की हैं, लेकिन हमेशा ये आंख दिखाएंगे, हमेशा आंख दिखाएंगे कि भैया हमारी बात नहीं सुनी तो हम सपोर्ट खींच लेंगे।
और सपोर्ट खींचा तो सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, एक वीक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। यहां पर भी यही सिनारियो है, इनके केस में तो और वीक बनेगी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी यहां पर एक कोलिशन है। अब यहां पर इन कोलिशन को प्लस कोलिशन लाना है, यानी ये ऑलरेडी कोलिशन है, इस कोलिशन में भी प्लस करना पड़ेगा। अरे भाई, कांग्रेस, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव ने अब यूपी में जो यहां पर हुआ है ना, अब जाहिर सी बात है काफी सीना चौड़ा हो जाएगा इनका इस चीज को लेकर। तो अखिलेश यादव का हमेशा यहां पर एक नजरें रहेंगी, हमेशा आंखें दिखाएंगे कि ये हुआ। हालांकि ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े, अब बंगाल में टीएमसी का अलग ही यहां पर खेल हुआ, काफी अच्छी इनको यहां पर सीट्स मिली। ठीक है, तो थिंग इज कि भैया इस इंडिया अलायंस को यहां बहुत सारी और भी अदर पार्टीज हैं, इन सबको मिला के जो इनको यहां पर सीट मिली है वो मिली है 234। अब इसके बाद अगर इनको सरकार बनानी है तो इनको नीतीश और इनको टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू, इन सबको मिलाना पड़ेगा। तो भी 28 भी जोड़ोगे तो यहां पर 28 भी जोड़ने पर आप देखिए तो नंबर जादू आंकड़ा यहां पर नहीं रीच हो रहा है। तो ऐसी सरकार अगर बनती भी है तो मेरे हिसाब से ना ही बने। क्यों? मतलब रीजन इज वेरी वीक गवर्नमेंट होगी और मतलब जल्दी गिरने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे कोलिशन होंगे, इतने सारे दलों की सरकार होगी, है ना। वेरी डिफिकल्ट, ऐसा बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो ये तो मतलब बहुत ही कम चांस लगता है कि बनेगी, बट यू नेवर नो क्या हो जाए, क्योंकि यहां पर अभी कल कांग्रेस की तरफ से ये भी आया था, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है ऑफर कर दी गई है ना। अब ये सब चीजें अभी आकलन है, ये सब चीजें अभी सिर्फ रूमर्स हैं, कैसा है वैसा है ना। राहुल गांधी कितना यहां पर रेडी है, या ये इंडिया अलायंस कितना रेडी है सरकार यहां बनाने के लिए, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब थिंग इज कि आप ये समझिए कि यहां पर अब होती है इनकी वैल्यू अदर्स, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस को सरकार बनानी है, जो कि बहुत मुश्किल है। देखो, ऐसे प्रेसिडेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट पहले इनको ही बुलाएंगे, बीजेपी को, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ठीक है, बट अब ये वाले लोग बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे, क्योंकि सरकार की मजबूती यहीं से आती है। ठीक है, तो आई होप यहां पर ये पूरा समीकरण आपको समझ में आया। लेकिन यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको एनालिसिस बताना चाहता हूं। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मैंने निकाला है, जहां पर अलग अलग सारी पार्टीज के नाम लिखे हैं और उनकी नंबर ऑफ सीट्स। जैसे आप देखिए, बीजेपी को 240 सीट लिखी है, और इंपॉर्टेंटली आप देखोगे कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एनडीए लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। इलेक्शन कमीशन एनडीए या फिर इंडिया अलायंस लिख के नहीं देता है, क्योंकि वो तो एक कोलिशन है, वो तो पार्टीज के बीच की साठगांठ है। यहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को कितनी कितनी सीटें मिली वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बीजेपी को यहां पर जो सीट मिली दिखा रहा है 240। अब बीजेपी को 272 तक पहले पहुंचना है, उसको मौका मिलेगा। अब वो यहां से यहां तक किसको ले सकती है? तो ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस को थोड़ी लेगी, कांग्रेस जाएगी भी नहीं, है ना। समाजवादी पार्टी ऑलरेडी अलायंस में चली गई। इस तरह से आप देखोगे तो ये अलायंसेस कई की जगह अलग अलग अलायंसेस बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर शिवसेना है, ठीक है, अब यहाँ पर और देखिए, तो ऐसे अलग अलग चीजें, अलग अलग पार्टीज हैं। तो लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पर जो बीजेपी निकल के आई है। ठीक है, अब जरा आप देखिए उत्तर प्रदेश का यहां पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। 2019 के चुनाव की बात करेंगे तो 2019 के चुनाव से और इस बार के चुनाव में जो फर्क देखने को मिला वो क्या मिला, वो यही कि भाई 19 के चुनाव में लगभग यूपी के अंदर बीजेपी के पास लगभग 62 सीटें थी। 80 की पूरी पार्लियामेंट्री वो है, 80 टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और उसमें से 62 सीट्स जो है 2019 में बीजेपी के पास थी। लेकिन इस बार 2024 में घट के कितनी रह गई है? वो रह गई है 33। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के डेटा के हिसाब से 33। तो ये काफी यहां पर लॉस हुआ, ये एक लॉस हुआ जिसपे काफी ज्यादा आकलन आ रहा है कि ये क्यों हुआ, ऐसा यहां पर क्यों गिरावट देखने को मिली, बीजेपी यहां पर क्यों हारी, है ना। जबकि मल्टीपल फैक्टर्स थे। अब जैसे बहुत सारे चीजें हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मृति ईरानी का अमेठी से हार जाना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, जबकि मिनिस्टर रह चुकी हैं, सब चीजें थी। तो यूपी के अंदर काफी चेंजेस आए। समाजवादी पार्टी वहां पर आप देखोगे यूपी के अंदर 37 सीट्स मिलती हैं उसको, कांग्रेस को 6 सीट मिलती है। तो ये दोनों आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है, ये इंडिया अलायंस का पार्ट है ना। इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया हुआ है। तो 37 एंड 6 इज 43। तो यहां पर इंडिया अलायंस को 43 सीट्स मिली है। तो यूपी के अंदर काफी सीट का लॉस जो है बीजेपी को देखने को मिला था। ठीक है, सिमिलरली आप महाराष्ट्र में जाइए तो महाराष्ट्र में भी कुछ कैसे ही हुआ है। महाराष्ट्र में 13 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली हैं। ठीक है, अब बीजेपी को 9 सीटें हैं। तो ये भी यहां पर भी लॉस जो है महाराष्ट्र के अंदर देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी का खेल जो है भला ही यहां पर डिफरेंट रहा, एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, और जबकि ऐसा भी था कि यहां पर काफी फेरबदल होने की उम्मीदें थी, ममता बनर्जी के अगेंस्ट काफी ज्यादा यहां पर आक्रोश था, बट कुछ भी ऐसा यहां पर अभी नहीं मिला। और आप देखोगे कि एआईटीसी, है ना, जो आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, और कांग्रेस, यानी कि इन दोनों को मिला के इंडिया अलायंस में आते हैं दोनों। तो इंडिया अलायंस को यहां पर आप देखोगे 30 सीट्स मिली हैं और बीजेपी को 12। तो इन सारे सीट्स पे मैं आपको वो राज्य बता रहा हूं जहां पर बीजेपी
ने इस बार चीजें खो दी। लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट और लूंगा आपके लिए, यहां से मैं बताऊंगा, महाराष्ट्र की बात हो गई, हरियाणा। हरियाणा की जो है पिछले बार 2014 आप 19 के चुनाव की बात करेंगे 10 में 10 सीटें थी इसके पास, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में हरियाणा में आप देखिए बीजेपी की 5 सीटें चली गई और 5 सीटें इस बार कांग्रेस को मिल गई। तो एक तो ये चीज है ना। लेकिन तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में आप देखेंगे यहां पर अगेन कांग्रेस को 9 सीटें, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम को 22 सीटें, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी को 5 की 5 सीटें आई, जितनी थी उतनी चली गई। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान में बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिए, 14 सीटें आई। ठीक है, एनसीटी ऑफ दिल्ली में यहां देखिए आप, तो दिल्ली के अंदर भी 7 सीटें यहां पर जो है वो मिली हैं, 7 की 7 सीटें। मतलब कई सारे इश्यूज थे दिल्ली के अंदर भी, अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होना, ये सारे फैक्टर्स थे। अरविंद केजरीवाल ने इतना प्रोपोगेशन किया कि एजुकेशन, हमने बिजली, ये सब चीजें करी। बट द थिंग इज कि दिल्ली की जनता ने यहां पर 7 की 7 सीटें बीजेपी को दी हैं। ये एक अलग, बहुत ही अलग यहां पर जो स्टेटमेंट है वो दिल्ली की जनता ने यहां पर दिया है। तो ये वो मैं आपको बता रहा था। ये अपडेट देखिए यहां पर दिन के 1:06 का है, जब मैंने ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस से लिया, वहां पर यही लिखा हुआ है कि जब देखिए यहां पर व्हेन आस्क्ड, जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि इफ इंडिया अलायंस विल ट्राई टू हैव देयर गवर्नमेंट एट द सेंटर, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा हैव सम पेशेंस, थोड़ा रुकिए, है ना, रेट एंड वॉच। देखिए कुछ फोटोज ऐसी थी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और उनकी जो है वो साथ आई ट्रैवलिंग, है ना। तो उन्होंने कहा भैया क्या, ही सेज वी ग्रीटेड ईच अदर, हमने सिर्फ एक दूसरे को बधाई दी, बाकी क्या होता है आगे का आगे देखते रहिए। तो वो जो फोटो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, कुछ मतलब समझ में नहीं आया क्या चल रहा है ना। तो बहुत कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार क्या डिमांड करते हैं कि कितने मिनिस्टर्स, कितने उनके होने चाहिए, उनको कौन सा पद चाहिए, ये सब चीजें। बीजेपी कितनी चीजों को डिमांड एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। एक डेवलपमेंट महाराष्ट्र से भी हुआ, जब मैं अभी न्यूज देख रहा था कि भाई शिवसेना, वहां पर शिवसेना, ठीक है, तो उद्धव ठाकरे को जो है इस बार वहां की जो उनके जो सांसद हैं उनको यहाँ 9 सीटें मिली है। ठीक है, 9। और जो एकनाथ शिंदे जी थे, एकनाथ शिंदे जो टूट के बीजेपी में चले गए थे, उनको यहां पर आप देखेंगे तो 7 सीटें मिली हैं। तो मतलब महाराष्ट्र की जनता ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जो ओरिजिनल शिवसेना है हम इनको मान रहे हैं एक तरीके से, है ना, इनको ज्यादा सीटें दी है। और उसमें से भी जो न्यूज रिपोर्ट्स ये आ रही है कि इनके उनमें से भी 4 लोग हैं, 4 जो इनके मंत्री हैं वो यहां पर कॉन्टैक्ट में है शिवसेना के। तो ये एक बड़ा गेम चेंजिंग चीज यहां पर अगेन हो सकती है अगर कुछ इस प्रकार के हुआ। तो ये एक ऐसा सिनारियो आ गया है जहां पर अभी फिलहाल हंग पार्लियामेंट बना हुआ है। किसकी सरकार बनेगी ये देखने वाली बात है। प्रोसेस मैंने आपको कल बताया था कि भाई रिजल्ट आ चुके हैं, अब जो करंट गवर्नमेंट थी वो रिजाइन कर देगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन होगा, उस रेजिग्नेशन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ले जाएंगे, रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट के आगे, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो फ्रेश इनवाइट करेंगे जो भी लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है। इस वाले केस में बीजेपी के लीडर यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा और फिर वो अपना क्लेम रखेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं। राइट, ये चीजें हैं। ठीक है, तो अभी दोपहर के टाइम तक तो उनकी मीटिंग चल रही थी नरेंद्र मोदी जी के आवास पर, बट ये लोग जाएंगे राष्ट्रपति भवन और अपने इस क्लेम को पुट फॉरवर्ड करेंगे और रेजिग्नेशन यहां पर देंगे। ठीक है, अभी कैसे देंगे, एक साथ देंगे कि अलग अलग देंगे, ये सब प्रोसेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे होगा ये थोड़ा टाइम में समझ में आएगा। ठीक है, तो एक फैक्ट यहां पर बस ये है कि बीजेपी के जो शिवराज सिंह चौहान है वो 2024 के इलेक्शन में वो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले यहां पर आप देखोगे कैंडिडेट बने। ठीक है, उनका बिगेस्ट मार्जिन रहा और उनको 8,21,000 यहां पर वोट से वो जीते हैं। तो एक फैक्ट था यहां पर आपके लिए लेके आया था मैं। उम्मीद है आपको ये पूरा चीज जो है वो यहां पर समझ में आ गया होगा और ये पूरा जो एनालिसिस है वो मैंने आपको यहां बताया। बट अभी ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, देखो मेरा हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, मेरे स्टेटमेंट ये रहेंगे कि वो सरकार अगर इंडिया अलायंस बनाती भी है तो बहुत ही कमजोर सरकार होगी, बहुत ज्यादा कमजोर, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो ऑलरेडी कोलिशन है। इसके बाद अगर आप किसी से नेगोशिएट करके जोड़ रहे हो तो वो हमेशा आपको आंखें दिखाने वाला है। तो मेरे हिसाब से वो सरकार काफी कमजोर बनेगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके साइड हूं उसके साइड हूं, ऐसे कमेंट्स प्लीज आप लोग मत करिएगा। मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूं कि जनरली ऐसी सरकार बहुत वीक होती है, जब बहुत सारे दलों की सरकार बनती है तो काफी वीक हो जाती है। ठीक है, बट द थिंग इज कि एनडीए के लिए भी उतना आसान नहीं होने वाला है। ऑल डिपेंड्स ऑन नीतीश एंड नायडू कि वो कैसे यहां पर रुख रखते हैं अपना। अगर उन्होंने नेगोशिएशन करने के अपने उतर आए तो चीजें काफी डिफिकल्ट हो सकती हैं, लेकिन अगर नीतीश और नायडू अलाइनमेंट रखते हैं बीजेपी के साथ तो सरकार बनना यहां पर आसान हो सकता है। ठीक है, और ये सरकार फिर आगे कितनी स्मूथली चलेगी, कितना अच्छी स्टेबिलिटी चलेगी, मार्केट पे क्या इंपैक्ट डालेगी, ये सब चीजें टाइम बताएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।